हेलो गाइज। तो आज आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी शिक्षक भर्ती जो होने वाली है, जिसका विज्ञापन आ चुका है। तो उसका सिलेबस क्या रहेगा और आपको क्या क्या इसमें तैयारी करनी है, तो बात करते हैं हम इस टॉपिक पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो उत्तराखंड एलटी का जो सिलेबस है, दो भागों में बांटा गया है। भाग एक में शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति और जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान, ये तीन चीज़ें रखी गई हैं और ये कुल 50 मार्क्स का होगा और 50 इसमें क्वेश्चंस होंगे। तो जो ये पेपर होगा, जो पार्ट फर्स्ट होगा, वो कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि कॉमन पेपर होगा। चाहे आपका विषय कोई भी है, आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, फिजिकल एजुकेशन है या आपकी ड्राइंग है या संगीत है, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, इस पार्ट को आपको क्लियर करना पड़ेगा, जो पार्ट फर्स्ट है। और जो सेकंड पार्ट होगा, भाग दो, वो सब्जेक्टिव होगा, उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। लेकिन हम आज बात करने वाले हैं पार्ट फर्स्ट की, यानी कि भाग फर्स्ट की। इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है, क्योंकि इसको इंग्लिश में दिया गया है। तो कई कैंडिडेट्स इसको हिंदी में चाह रहे थे, तो उनके लिए भी यूज़फुल होने वाला है और सभी के लिए यूज़फुल होने वाला है। आपको किस तरीके से इसकी तैयारी करनी है, तो किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्लियर करना है, तो सबसे पहले उसका जो सिलेबस होता है उसको आपको डीपली उसकी स्टडी करनी पड़ती है कि आपको पेपर में क्या आएगा, आपको क्या पढ़ना है। अदरवाइज इधर उधर कुछ फालतू का पढ़ना नहीं है। अगर आपके समझ में सिलेबस आ गया है, तो ये मान के चले कि 50% आपने जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर लिया गया है। तो एक बात और गाइज, अगर आप एलटी से संबंधित या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मान के चलते हैं कि इस चैनल पे आपको ज्ञान ही ज्ञान मिलेगा और आपके जो गोल्स हैं उसको अचीव करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। जो कॉमन टू ऑल सब्जेक्ट के लिए जो सिलेबस है वो क्या क्या रहने वाला है, इसमें हम बात करें। जो पहला जो भाग है पार्ट ए के अंदर यूनिट में बांटा गया है। इसमें कुल 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स इसमें दी गई हैं। इसमें जो 5 यूनिट दी गई हैं, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। और जो पार्ट फर्स्ट का बी भाग है, उसमें 3 यूनिट्स दी गई हैं। उसमें उत्तराखंड और भारत से संबंधित जनरल नॉलेज के टॉपिक्स हैं। तो ये मान के चलते हैं कि यूनिट जो 5 यूनिट्स हैं, जो टीचिंग एप्टीट्यूड और तर्क शक्ति वाला जो पोर्शन है, यहाँ से 30 या 32 क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। अगर वहाँ की जो जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें, जो उत्तराखंड प्लस इंडिया या भारत का जो सामान्य ज्ञान है, उसका 18 या 20 मार्क्स का उसको मान के चलते हैं। यानी कि 30 या 32 नंबर का आपका फर्स्ट भाग ए का जो है 5 यूनिट्स आएगा, और जो 3 यूनिट्स बचती हैं जो सामान्य ज्ञान का, वो 18 या 20 मार्क्स का आपका वहाँ से आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसने जो दिया गया है, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित है। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन एंड फिलॉसफी। तो इसमें आपका शिक्षा और दर्शन से संबंधित क्वेश्चंस होंगे। शिक्षा और दर्शन को आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, जो शिक्षा और दर्शन के बीच क्या रिलेशनशिप है, इसमें क्या भेद है, क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी क्लियर इसमें। इसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन, जो फिलोसफी जो दर्शन है, जो दार्शनिक हैं, उनका विभिन्न प्रकार के जो फिलोसफीज हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है भारतीय शिक्षा में, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। इसमें सबसे पहले दिया है नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रोग्रामेटिज्म, इसको हम कह सकते हैं इस आइडियलिज्म, आदर्शवाद, और रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद भी इसको कहते हैं। ये क्लियर आपको करना पड़ेगा। इसके बाद जितने भी एजुकेशनल थिंकर्स हैं, या हम कहें एंड देयर पेडागोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट, उनके क्या विचार हैं, जो एजुकेशनल थिंकर्स हैं हमारे, जो शैक्षिक या जो शिक्षाविद हैं, या जो
विचारक हैं, शैक्षिक शिक्षा से संबंधित विचारक हैं, उनके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, सबको नहीं पढ़ना है। कुछ थिंकर्स के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, उन्हीं को आपको पढ़ना है, जैसे रूसो, प्लेटो, एरिस्टो, जॉन डिवी, ऑरबिंदो, महात्मा गांधी, विवेकानंद, टैगोर, गिज्जू भाई एंड सावित्री बाई फुले। इतने ही जो थिंकर्स हैं, केवल इतना ही पढ़ेगा, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना आपको, यहीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, क्या शिक्षा का क्या कंसेप्ट है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ट्रेनिंग, क्या प्रशिक्षण, और टीचिंग एंड इंट्रोडक्शनेशन, फंक्शंस एंड एजेंसी ऑफ एजुकेशन, जितनी भी एजुकेशन से संबंधित, टीचिंग से संबंधित हो, ट्रेनिंग से संबंधित हो, ये सारी एजेंसी जितनी भी हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद सोर्स ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के क्या स्रोत हैं। इश्यूज एंड चैलेंज ऑफ एजुकेशन इन 21st सेंचुरी, जो 21वीं शताब्दी में जो शिक्षा में चैलेंजेज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, और क्या चुनौतियाँ हैं, और क्या इश्यूज हैं, इस सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सेलेंस इन एजुकेशन, क्या संभावनाएं हैं शिक्षा में। एक्चुअलिज्म एंड मल्टी लैंग्वेज में जो होता है, बहुभाषी इसको हम कहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें, उनके लिए क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसके बाद आगे देखते हैं रोल ऑफ टीचर्स इन इमोशनल, सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। रोल ऑफ टीचर्स, टीचर्स का जो भूमिका है, जो रोल है, वो क्या क्या है, जैसे इमोशनल, भावात्मक, और सोशल मीन्स सामाजिक, एंड नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता में भावात्मक किसी भी छात्र का, सामाजिक, और नेशनल यानी कि राष्ट्रीय इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण में क्या रोल रहता है टीचर का, ये भी आपको देखना है, ये पढ़ना है। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जो भारत का संविधान है, उसकी जो चीज़ें हैं, किस संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में शिक्षा को रखा गया है, और जो प्राइमरी चीज़ें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की हैं, उसको पढ़ना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ फ्रीडम, जस्टिस, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ग्लोबलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशंस एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक, इसमें जो भी संवैधानिक जो भी प्रोविजंस हैं, फ्रीडम मीन्स आपका स्वतंत्रता, न्याय, समानता, व्यवसाय, आपका ग्लोबलाइजेशंस, वैश्वीकरण, और यूनिवर्सल एंड नवीनतम जो भी एजुकेशंस की चीज़ें हैं, उसको क्लियर करना पड़ेगा। एजुकेशन सोशियोलॉजी, शिक्षा और समाज, समाजशास्त्र, या इसके बारे में। एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट, स्कूल एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज। एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट मीन्स शिक्षा एक इन्वेस्ट के रूप में, या आपका स्कूल एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज। स्कूल किसकी तरह काम करेगा, एक एजेंट की तरह है, जो समाज में सामाजिक बदलाव लाएगा, कैसे इसमें करना है, ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। इसके बाद टीचर एज ए सोशल रिफॉर्मर, टीचर किसके रूप में काम करेगा, सामाजिक, जो समाज को नया बनाना है या रिफॉर्म करना है, वो कैसे कर सकता है। इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान पद्धति जो भी है। रोल ऑफ करिकुलम, करिकुलम क्या भूमिका रहती है करिकुलम की, पाठ्य चर्चा, आगे बात करेंगे। सेलिबस और करिकुलम में क्या अंतर है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। टीचर, शिक्षक, स्कूल, विद्यालय, फैमिली एंड कम्युनिटी इन वैल्यू इनक्लूकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इसमें पर्यावरणीय शिक्षा और टीचर, स्कूल, ये सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ना है। ये फर्स्ट यूनिट आपका हो गया। अब सेकेंड यूनिट में देखते हैं, इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे का विकास, पर्सनैलिटी, उसके जो पर्सनैलिटी क्या होती है, व्यक्तित्व क्या होता है, टाइप्स, व्यक्तित्व के टाइप्स, थ्योरीज, सिद्धांत क्या होते हैं इसके, एंड रोल ऑफ टीचर्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट,
और शिक्षक का क्या भूमिका होती है, शिक्षक का क्या रोल होता है व्यक्तित्व विकास में, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, और इंटेलिजेंस कंसेप्ट, थ्योरीज एंड मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ एप्टीट्यूड। इंटेलिजेंस बुद्धि, बुद्धि का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, बुद्धि क्या है, बुद्धि के प्रकार और सिद्धांत बुद्धि क्या है, माप बुद्धि की कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर करनी पड़ेंगी आपको। इसका डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, दो अलग अलग चीज़ें हैं। डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड में अंतर आपको करना पड़ेगा। एप्टीट्यूड एक प्रकार का आपका तर्क तर्क करने की जो क्षमता होती है उसको एप्टीट्यूड कहा जाता है। एटीट्यूड एक प्रकार का दृष्टिकोण होता है, वो इस सारी चीज़ें इसमें अंतर करना पड़ेगा। लर्निंग यानी कि सीखना, कंसेप्ट इसके थ्योरीज, और लर्निंग सीखना क्या है, सीखने के कितने प्रकार होते हैं, सीखना किसे कहते हैं, इसके सारे सिद्धांत। अब किस किस के, फालतू के नहीं पढ़ने, इसमें दिया गया है पावलोव, पिगेट, स्किनर एंड थॉर्नडाइक। केवल इतनों की ही चीज़ें आपको पढ़नी है सीखना से संबंधित, लर्निंग से संबंधित। ये जो चार दिए गए हैं विचारक, इनकी थ्योरीज आपको पढ़नी है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद एंड दियर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, मोटिवेशंस, टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, मेंटल हेल्थ। इनका जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस होता है, मोटिवेशनल जो एक प्रकार का हम कहेंगे कि उत्साहवर्धक और मोटिवेट करना किसी को, कैसे इसको किया जाता है। मेंटल हेल्थ से संबंधित आपका मेंटल मानसिक स्वास्थ्य, और क्राइटेरिया ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, क्या क्या गुड मेंटल हेल्थ यानी कि अच्छी मानसिक स्थिति या मानसिक हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ें होनी आवश्यक हैं, ये भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद रोल ऑफ टीचर्स इन मेंटेनिंग गुड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। रोल ऑफ टीचर्स, फिर वही बात आ गई कि शिक्षक की क्या भूमिका है किसी भी बच्चे की, किसी भी छात्र की मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए स्टूडेंट्स की। और योगा एंड फिट इंडिया मूवमेंट जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, क्या है योगा, क्या है योगा दिवस कब मनाया जाता हो सकता है, आ सकता है आपका फिट मूवमेंट इंडिया। एंड बेटर हेल्थ, अच्छी प्रकार की हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो इसमें गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शक, एंड काउंसलिंग का मतलब होता है आपको परामर्श जो देते हैं, परामर्शदाता, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। गाइडेंस करियर एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मार्गदर्शन क्या होता है, मार्गदर्शक कौन होता है, और काउंसलिंग यानी कि परामर्श क्या चीज़ है, परामर्शदाता कौन होता है। क्वालिटीज ऑफ ए गुड काउंसलर, परामर्शदाता की अच्छी प्रकार के जो परामर्शदाता होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या गुण होते हैं। रोल ऑफ टीचर एज काउंसलर एंड स्ट्रेस मैनेजर। रोल ऑफ, फिर शिक्षक की भूमिका एक काउंसलर के रूप में कैसी होती है, और स्ट्रेस जो तनाव या हम टेंशन्स मैनेजर कैसे काम करता है। क्रिएटिविटी एंड इट्स नेचुरल, एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एरियाज। एजुकेशनल मैनेजमेंट शैक्षिक माप और इसका जो एरिया है, जो क्षेत्र है कितना बड़ा है। टेस्ट कंस्ट्रक्शंस, टीचर मेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, यूज ऑफ टेस्ट, कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशंस, ये सारा आपका उससे संबंधित है। व्यक्ति की जो हम इवैल्यूएशन करते हैं, जो मूल्यांकन करते हैं या टेस्ट लेते हैं, जो परीक्षाएं लेते हैं, वो क्या होना चाहिए, उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको, मूल्यांकन किसे कहते हैं, सतत मूल्यांकन क्या है, व्यापक मूल्यांकन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में। एडजस्टमेंट एंड इट्स एरियाज, एडजस्टमेंट क्या होता है और इसका जो कितना बड़ा इसका एरिया है, कितना ब्रॉड है या छोटा है। केस स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट, केस स्टडी, इसको क्रियात्मक शोध भी हम के उसमें भी आ जाता है। केस स्टडी आपको पढ़ना पड़ेगा। ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ड्रामा और आर्ट यानी कि जो ड्रामा को हम एक प्रकार का नाटक भी कह सकते हैं, और कला, शिक्षा में कला और ड्रामा। इसके बाद आगे देखते हैं यूनिट थर्ड में क्या है। इसके बाद एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इट्स टाइप। अब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज ही जैसे कंप्यूटर्स है, इंटरनेट है, आपका प्रोजेक्टर है, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी से संबंधित है जो आज की एजुकेशन में इसको यूज किया जाता है। उसके क्या टाइप्स हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है क्या। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम एनालिसिस,
हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है और सिस्टम एनालिसिस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद टीचिंग, फेज ऑफ टीचिंग, क्या इसके फेजेज हैं टीचिंग के, शिक्षण के। लेवल ऑफ टीचिंग, स्तर क्या होता है टीचिंग का। थ्योरीज ऑफ टीचिंग, सिद्धांत क्या होते हैं टीचिंग के यानी कि शिक्षण के। मॉडल ऑफ टीचिंग, टीचिंग आदर्श टीचिंग क्या होती है या मॉडल क्या उसका प्रारूप रहता है। टीचिंग एंड लर्निंग, सीखना और शिक्षण, शिक्षण और अधिगम इसको कह सकते हैं, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें। प्लानिंग किसी भी चीज़ को करने से पहले प्लान किया जाता है कि उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। ऑर्गेनाइजिंग उसको संगठित करना, और लीडिंग एंड कंट्रोलिंग उसको लीड करना और उसको कैसे उसको नियंत्रित किया जा सके, ये सारी चीज़ आपको इस टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना पड़े। इसके बाद और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में जो और चीज़ें हैं, यूज ऑफ ओवरहेड प्रोजेक्ट क्या होता है, OHP, ओवरहेड प्रोजेक्ट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर से जो आजकल टीचिंग की जाती है वो क्या है। ईमेल जो आप करते होंगे, इंटरनेट के बारे में पता होना चाहिए। वेबसाइट्स, टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो आजकल मीटिंग्स या कोई भी आपको ट्रेनिंग देनी है, सारा कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ई लाइब्रेरी क्या, जहाँ पर ई वर्ड जुड़ जाता है या ई शब्द या ई आपका ये जुड़ जाता है, उसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है। ई लाइब्रेरी क्या होती है, ऑनलाइन लाइब्रेरी भी इसको कह सकते हैं। ई रीडिंग एंड ब्लॉग्स, ये सारी चीज़ें किया है, इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग जो आप ऑनलाइन द्वारा पढ़ते हैं। इसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT का प्रयोग आपने सुना भी होगा। आज के एजुकेशन में ICT का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रयोग होता है। ये क्या है, ICT क्या है। फॉर इनोवेशन इन टीचिंग, खोज टीचिंग में इसके क्या इनोवेशन है शिक्षण में। ट्रेनिंग एंड लर्निंग, ट्रेनिंग प्रशिक्षण और सीखना। इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है, प्रभावी शिक्षण किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्रिएटिंग कॉन्डक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर, मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर का व्यवहार से संबंधित है। लर्निंग इन्वायरमेंट और अपने पर्यावरण से संबंधित इसमें जानकारी। माइक्रो टीचिंग जो आपके बीएड के दौरान आपने पढ़ी होगी, माइक्रो टीचिंग क्या होती है। सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग, ये भी आपको पता होनी चाहिए। सामाजिक जो आपकी स्किल है, जो आपका स्किल है सोशल से संबंधित, सामाजिक स्किल इसको हम कह सकते हैं। ब्लेंडिंग टीचिंग, टीचिंग, टीम वर्क जिसको कहते हैं। एंड फ्लैंडर्स क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद ICT इन लेसन प्रिपरेशन, लेसन प्लानिंग जो पढ़ाने से पहले बीएड के दौरान आपने की होगी। किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले एक लेसन प्लान तैयार किया जाता है। डेमोस्ट्रेशंस, डेमो के द्वारा ऑफ लर्निंग पॉइंट्स, किसी भी चीज़ को प्रत्यक्ष दिखा के या उसका मॉडल तैयार करके, यानी कि टीचिंग बाय लर्निंग, टीचिंग बाय डूइंग भी इसको हम कह सकते हैं। और इसका आप किसी भी चीज़ का डेमो करके आप पढ़ाई कैसे की जाती है, क्या चीज़ें हैं। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टीचिंग क्या होती है, इस आपको पता होना चाहिए। लर्निंग प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया। ऑनलाइन असेसमेंट एंड एग्जामिनेशंस। अप्रोप्रिएट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब है मानव संसाधन। कैसे आप करेंगे मानव संसाधन क्या होता है। यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का क्या यूज किया जाता है। प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ PPT पावर पॉइंट का नाम आपने सुना होगा। प्रिपरेशन कैसे की जाती है और कैसे उसका यूज किया जाता है, कैसे आप बनाओगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ई कंटेंट, MOOCs, ई कंटेंट किसी भी टॉपिक को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको तैयार करना। और एक लेसन प्लान टाइप का ही होता है, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले उसको तैयार किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक ई कंटेंट इसको कहा जाता है। ई असाइनमेंट, ई मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक शब्द जुड़ जाता है, सारा ऑनलाइन से संबंधित है। सोशल नेटवर्क, सामाजिक नेटवर्क जो सोशल जाल है, यानी कि सोशल गैदरिंग इसको हम कह सकते हैं। फॉर द क्लास, ई रिकॉर्ड, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, यूज ऑफ वेब 2.0, टूल्स फॉर लर्नर्स, लर्नर जो
अध्ययन करता है उसके क्या टूल्स होने चाहिए। आईसीटी टूल्स फॉर टीचिंग, क्या क्या टूल्स होते हैं जो आईसीटी के में यूज किए जाते हैं। लर्निंग एंड असेसमेंट, सीखना और उसका जो असेसमेंट होता है, मूल्यांकन। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीएलएम इसको कहा जाता है। किसी भी बच्चे को पढ़ाने से पहले किसी भी क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित कोई डेमो दिखाने के लिए आपके पास क्या क्या टीएलएम होना चाहिए। ऑडियो भी हो सकता है, विजुअल एंड ऑडियो विजुअल, दिखने वीडियो ऑडियो या ऑडियो वीडियो दोनों। रोल ऑफ एटेस, ज्ञान दर्शन, ये विभिन्न चैनल हैं। प्राज्ञता गाइडेंस फॉर डिजिटल एजुकेशन, दीक्षा, ये सारी ऑनलाइन ऐप हैं या चैनल्स हैं। इसके माध्यम से कैसे क्या क्या इनके यूजेस हैं, ये सारी चीज़ें इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। दीक्षा एंड लर्निंग विद द पेस ऑफ लर्नर, लेटेस्ट ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन, और जो लेटेस्ट ट्रेंड में आई हैं ये सारी चीज़ें। दीक्षा है आपका ज्ञान दर्शन है, ये क्या है, क्या इसकी टेक्नोलॉजी है और ये किस प्रकार से एक लर्नर के लिए, एक अधिगमकर्ता के लिए उपयोगी होते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन, और स्कूल इंटर्नशिप एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स, एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध जो मैं ऊपर भी बता रहा था, केस स्टडी से संबंधित है। और ये लेटेस्ट जो ट्रेंड्स में जो टेक्नोलॉजी हैं उनका यूज, उनसे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स आपको पता होना चाहिए। एक्शन रिसर्च क्या है, क्रियात्मक शोध के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। मेथड्स क्या होती हैं इसकी, स्किल्स क्या हैं, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग, क्या स्ट्रेटजी होती है शिक्षण की, कि क्या प्लानिंग होती है, क्या रणनीति इसमें बनाई जाती है टीचिंग के लिए। ये हो गया। आप इसके बाद अगला हम जो हमारा यूनिट 4 है उसमें क्या दिया गया है देखते हैं। एजुकेशन ऑफ द गिफ्टेड डिलिक्वेंट्स, सोशल एंड इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज। एजुकेशन ऑफ द गिफ्टेड, ये इसको देखना है, शिक्षा से संबंधित। सोशल एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट। इकोनॉमिकली जो आर्थिक रूप से डिसएडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए, इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट जो SC STs, जो माइनॉरिटीज उनके लिए, बैकवर्ड क्लासेज जितनी होती हैं। कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली डाइवर्स, ट्रांसजेंडर गर्ल्स etc। जो कल्चरली संस्कृति अलग अलग होती है, लिंग्विस्टिकली यानी कि भाषाई रूप से, और ट्रांसजेंडर गर्ल्स etc। सबके लिए क्या क्या डिसएडवांटेज हैं और क्या इसके बारे में चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी। इसके बाद जेंडर इश्यूज क्या होते हैं, लैंगिक जो लैंगिक इश्यूज, असमानता समानता से संबंधित है। जेंडर इक्वलिटी, लिंग समानता, जेंडर बाइसनेस, जेंडर स्टेरियोटाइप्स, हरेसमेंट एंड सेफ्टी मेजरमेंट इन स्कूल। हरेसमेंट एंड सेफ्टी, हरेसमेंट का मतलब होता है शोषण, और उससे सेफ्टी के क्या मेजर्स होते हैं स्कूल में, वो सारी चीज़ें को पता होना चाहिए। ओवरव्यू ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इन उत्तराखंड, और पूरा जो उत्तराखंड में गर्ल्स एजुकेशन के लिए क्या क्या प्लानिंग है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद एजुकेशनल प्रोविजंस एंड पेडागोलॉजी इंटरवेंशंस फॉर स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटीज। जो शैक्षिक प्रोविजंस हैं वो स्टूडेंट्स के लिए क्या हैं, और डिसेबिलिटीज इश्यूज एंड प्रैक्टिस इन स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, डिसेबिलिटीज टाइप एंड काउजेज, करिकुलम, क्लासरूम एंड इंफ्रास्ट्रक्चरली एडेप्टेशंस। इसमें सारी चीज़ें हैं, क्या आपका करिकुलम रहेगा, क्या इंटीग्रेशन एजुकेशन, इंटीग्रेटेड मीन्स होता है सम्मिलित शिक्षा क्या होती है, एकीकरण जो शिक्षा का होता है, क्लासरूम कैसा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एडेप्टेशंस, क्या भौतिक संसाधन स्कूल में होनी चाहिए, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट यानी कि सामुदायिक इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है सामाजिक, जो समाज या समुदाय का जो हस्तक्षेप होता है वो क्या चीज़ है। इश्यूज ऑफ इक्वलिटी, क्या इक्वलिटी की क्या इश्यूज हैं, इक्वलिटी एंड क्वालिटी, इक्वलिटी समानता और गुण या उसकी विशेषता। बैरियर्स एंड फैसिलिटर्स,
बैरियर्स, जो रुकावट आती है क्या होती है, ये बैरियर किसी छात्र में भी आ सकते हैं या एजुकेशन सिस्टम में बैरियर्स आ जाते हैं बच्चों में। और फैसिलिटर्स, जो फैसिलिटर्स मीन्स होता है एक प्रकार का मार्गदर्शक भी उसको हम कह सकते हैं। प्रोविजंस इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, जो नई शिक्षा नीति है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फॉर एजुकेशन ऑफ डाइवर्स ग्रुप और एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ये चीज़ें हो जाएंगी। इसके बारे में जो लास्ट यूनिट है वो क्या चीज़ है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस, स्कूल विद्यालय प्रशासन क्या होता है। और विद्यालय प्रशासन में इसमें नेतृत्व से संबंधित, इसमें इट्स स्ट्रक्चर एंड स्कीम्स विथ स्पेशल रेफरेंस टू उत्तराखंड। स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशंस है, जो स्कूल का क्या कहेंगे हम इसको, स्कूल का प्रशासन है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है एंड क्या स्कीम होती है, उसके बारे में आपको, उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। इसके बाद रोल ऑफ प्रिंसिपल एंड टीचर इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस एंड लीडरशिप। फिर अब रोल ऑफ प्रिंसिपल का अब क्या रोल है, और टीचर का, एक अध्यापक और प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य का, स्कूल का जो प्रशासन है और जो लीडरशिप, जो नेतृत्व का जो गुण है वो क्या होना चाहिए, क्या भूमिका होती है इसमें दोनों की, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसका डिसीजन मेकिंग, निर्णय की जो निर्णय संबंधित प्लानिंग, वही कि एक रूपरेखा तैयार करना। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का मतलब नियंत्रण कैसे किया, ऑर्गेनाइजिंग कैसे संगठित किया जाए। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन संबंधित यानी कि आपका स्कूल में कैसा आपकी जो डिसिप्लिन है उससे संबंधित अनुशासन। सुपरविजन्स, हर्डल्स एंड दियर पॉसिबल सॉल्यूशंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये सारी चीज़ें, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, मेकिंग, लीडरशिप, डिसिप्लिन, इन सारी चीज़ों को कैसे इनका जो है जितना भी पॉसिबल सॉल्यूशंस है किसमें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ये सारी चीज़ें इनका क्या महत्व है, कैसे इसको किया जाता है, किसमें शिक्षण और अधिगम जो प्रक्रिया होती है उसमें इसका कैसे, इसका सॉल्यूशंस, पॉसिबल सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन एजुकेशन, मानव संसाधन जो प्रबंधन होता है वो शिक्षा में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन एजुकेशन, शिक्षा में मानव संसाधन का प्रबंध, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। फंक्शंस ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसको UGC कहा जाता है, इससे संबंधित UGC के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। UGC क्या है, UGC की स्थापना क्या होती है, UGC का क्या काम है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE, जो टीचर को एजुकेशन करता है, जो एडुकेट करता है, यानी कि जो शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित ये संस्थाएं हैं। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। RCI, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CABE के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT की स्थापना कब हुई, NCERT क्या है, ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं, जब शिक्षक प्रशिक्षण की बात हो रही है, शिक्षक शिक्षा की बात हो रही है, तो क्या क्या है। एक हमने अभी बात की NCERT के बारे में, अब हम बात करेंगे SCERT क्या होती है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको SCERT कहते हैं, ये राज्य में काम करती है। और जो NCERT होती है वो पूरे देश के लिए काम करती है। ये सब टीचर एजुकेशन से संबंधित हैं, अध्यापक शिक्षा से संबंधित है, ट्रेनिंग से संबंधित है। केंद्रीय विद्यालय संगठन KBS क्या है, नवोदय विद्यालय संगठन। NVS, नवोदय विद्यालय में क्या क्या होता है, कब इसको शुरू किया गया था, क्या इसमें फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय क्या होते हैं, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनमें क्या क्या प्रोविजंस हैं। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, जिसको डाइट्स कहा जाता है, प्रत्येक ज़िले में एक डाइट होता है, ये भी टीचर से ट्रेनिंग से संबंधित होता है, टीचर ट्रेनिंग ये कराता है। ये क्या है, डाइट्स का किस शैक्षिक या जो विभिन्न प्रकार के हमारे कमीशन आए, आयोग आए शिक्षा संबंधी, तो किस में इसकी डाइट्स की जो पॉलिसी थी उसको लागू किया गया, कब इसको शुरू किया गया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
इनका एजुकेशन में क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद इश्यूज ऑफ एजुकेशनल एटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी एंड टीचर एब्सटेंसिज, ये सारी चीज़ें एजुकेशनल एटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी एंड टीचर एब्सेंटेजिज्म, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। इसके बाद बात करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जो 1968 की जो नैप शिक्षा जो नीति थी, शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 क्या थी और इसके क्या चीज़ें हैं, क्या इसको कब लागू किया गया। फिर इसके बाद है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसको लागू किया गया था। ये क्या थी, क्या इसके प्रोविजंस थे। इसके रिवाइज्ड जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को थोड़ा रिवाइज किया गया था 1992 में। ये क्या था, ये कैसे किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2005, यानी कि एनसेप 2005 के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा। एंड 2023 रेस्पेक्टिवली उसके सापेक्ष जो 2005 को 2023 में भी थोड़ा इसमें किया गया, इसको भी पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होता है फॉर टीचर एजुकेशन 2009, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी कि शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया, किस अनुच्छेद के तहत, और कब इसको देश में लागू किया गया। शिक्षा का अधिकार क्या है, राइट टू एजुकेशन क्या है। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन हो गया, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, इसके बारे में भी आपको 2016 जो एक्ट है उसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद विभिन्न कमीशंस हैं, विभिन्न आयोग गठित किए गए थे भारतीय शिक्षा के लिए। सारे एजुकेशंस जो कमीशन हैं, जो शिक्षा आयोग हैं, उन सभी को नहीं पढ़ना है, कुछ गिने चुने यहाँ पर हैं, उनके बारे में ही आप पढ़ेंगे। मुदालियर कमीशन, मुदालियर आयोग, कोठारी कमीशंस, कोठारी आयोग के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जस्टिस वर्मा कमीशन, सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसको रमसा भी कहा जाता है, और समग्र शिक्षा एंड निष्ठा। केवल इतने ही टॉपिक्स हैं। अगर हम कमीशंस की बात करें, केवल 4 कमीशन आपको दिए गए हैं। मुदालियर कमीशन, आयोग बहुत हैं, शिक्षा संबंधित आयोग बहुत सारे हैं, बट इसमें केवल 4 कमीशंस आपको पढ़ने हैं। मुदालियर कमीशन, कोठारी कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, जस्टिस वर्मा कमीशन क्या था, ये इतने ही आपको पढ़ने पड़ेंगे। और इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान SSA क्या था, कब इसको शुरू किया गया था, इसके क्या उद्देश्य थे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसको रमसा कहते हैं, SSA निचले स्तर प्राथमिक से जूनियर स्तर तक SSA होता है। उसके बाद जो माध्यमिक शिक्षा होती है, राष्ट्रीय माध्यमिक भी लिखा हुआ उसमें, रमसा के अंतर्गत क्या होता है, रमसा को कब स्टार्ट किया गया। और समग्र शिक्षा, समग्र शिक्षा का मतलब 1 से 12th तक जो भी शिक्षा, समग्र शिक्षा क्या होती है, उसमें क्या क्या आपको चीज़ें हैं सारी। निष्ठा, निष्ठा के बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। ये तो रही गाइज जो हमारा भाग 1 का जो सिलेबस था, उसमें 5 यूनिट हमने क्लियर की हैं।